दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम आपके सामने फिर से यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हैं एक नई वीडियो लेकर के। और आज का वीडियो बड़ा ही दमदार होने वाला है और आज का चैप्टर बहुत ही महंगा होने वाला है, क्योंकि आज जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस चैप्टर से आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और क्लास 10-12 के केमिस्ट्री में और साथ ही साथ वो सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम जिसमें साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और उसी चैप्टर को आज लेकर के हम आए हैं। इसके अलग अलग पार्ट में इस चैप्टर को लेकर के आएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में लेके आए तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज पार्ट में बांट दें। तो आज इस चैप्टर का पहला पार्ट हम लेकर के आए हैं, जो कि बोर्ड पर हम पहले से इसका छोटा सा नोट्स बना लिए, ताकि हम आपको बताते बताते बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, कम समय में हम आपके साथ अधिक शब्दों को बयां कर सके और अधिक चीजों को हम आपके सामने रख सकें। इसलिए हमने बोर्ड पे पहले ही काफी मेहनत कर रखा है, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। अगर हम इंग्लिश में देखें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर बड़ा ही रोचक होने वाला है ना। थोड़ा ध्यान से देखते जाएं। ये इसका पेज 1 है और ये है पेज 2। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस पॉइंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर हम पहले से इसके बारे में जान लेंगे तो शायद इस चैप्टर को हम और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कार्बन के बारे में। सबसे पहले हम इस चैप्टर में कार्बन के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कार्बन के अपर रूप। अपर रूप एलोट्रोप्स जिसको कहते हैं कि कार्बन किन किन अवस्थाओं में और किन किन रूप में वो पाई जाती है ना। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट के कारण जो है इन कार्बन यौगिक कार्बन तत्वों कार्बन एलिमेंट के बीच अलग अलग कंपाउंड का निर्माण होता है, और उनके बीच का बॉन्डिंग पावर जो होता है वो वीक और स्ट्रॉन्ग होने के हिसाब से अलग अलग रूपों में पाए गए हैं। जैसे कि हम देखेंगे कार्बन का तो डायमंड है, बकमिस्टर फुलेरिन है, या तो फिर ग्रेफाइट है ना। ये तीन इसके अपर रूप हैं। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि इसके एलोट्रोप में एक पहले डायमंड है, डायमंड, और फिर आपका ग्रेफाइट है, और फिर बकमिंस्टर फ्लोरिन, बकमिंस्टर फ्लोरिन। ठीक है, ऐसे ये इसके एलोट्रोप्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको कार्बन और इसके अपर रूप यानी एलोट्रोप्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम इसके आबंध की शक्ति बताएंगे कि कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सल्फर, या तो कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फास्फोरस, इसके बीच जब आबंध का निर्माण होता है तो उसकी शक्ति क्या होती है। फिर हम इसके कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में भी जानेंगे, जिसमें अल्कोहल्स और बेंजीन वगैरह भी बहुत सारे आएंगे। और फिर इसके अंतिम में हम अनुप्रयोग को जानेंगे, क्योंकि अनुप्रयोग भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर कि जो कार्बन का हम अध्ययन करते हैं, या तो कार्बन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसका हम जो अध्ययन करते हैं जिस शाखा में, वो होता है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, हम जितने भी एलिमेंट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो आपका शाखा ही केमिस्ट्री कहलाती है। यानी केमिस्ट्री का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना की पढ़ाई, है ना। लेकिन आज हम जिस कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो कार्बन जो है जिस शास्त्र में आता है, यानी जिस रसायन शास्त्र में आता है, उसे हम कहेंगे कार्बनिक रसायन शास्त्र। यानी रासायन शास्त्र के अंदर सभी संरचनाओं की पढ़ाई होती है, लेकिन इसी रासायनिक शास्त्र में, इसी केमिस्ट्री में हम एक अलग से रासायनिक शास्त्र यानी जिसमें से कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, वो होता है आपका कार्बनिक रसायन शास्त्र। और इसमें सिर्फ हम कार्बन से ही रिलेटेड यौगिक और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम देख रहे हैं कि इस केमिस्ट्री को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। पहला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब बात उठती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर होता क्या है ना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही जानकारी मिलता है, यानी कि उसमें हम कार्बन के बारे में ही अध्ययन करते हैं। और
इसकी एक अलग शाखा रखी गई है। तो यहाँ सवाल उठता है कि सर कार्बन क्या इतना बड़ा एलिमेंट है, इतना बड़ा कंपाउंड है कि इसके बारे में एक अलग से शाखा ही बनाया गया? तो जी हाँ, ये जो है ना कार्बन एक बहुत ही बड़ा, समझो कि इसकी दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है। अकेला अकेला कार्बन लगभग आपके 85,000 से 90,000 तक यौगिकों का निर्माण करता है ना? जिसके कारण से इसको एक अलग केमिस्ट्री के पार्ट में रखा गया जो होता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सिर्फ इसमें कार्बन रसायन शास्त्र में कार्बन के ही कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना? जिसमें कार्बन के ही कंपाउंड, जिसमें आपका कीटोन, एल्डिहाइड, बेंजीन वगैरह जितने भी हैं, इन सभी के बारे में हम इसी कार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हैं उसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं। ये तो कार्बन आपके उन लगभग 128 एलिमेंट्स में से एक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो उन बाकी के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ठीक है? जिसमें से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अकार्बनिक रसायन शास्त्र है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो इससे बहुत कम, वही करीबन 35,000 से 40,000 यौगिक का ही निर्माण करते हैं। तो समझिए कि जिसकी दुनिया इतनी बड़ी है, जिसमें इतने सारे सदस्य पहले से हैं, क्या वो एक गांव और एक कस्बा का निर्माण नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसलिए इसे हम एक अलग शाखा में पढ़ते हैं जो कि आपका होता है कार्बनिक केमिस्ट्री। तो हमें लगता है कि आपको ये पेज 1 समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए, निवारण के लिए, किसी भी तरह के इलाज के लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे वाले कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सारी समस्याओं का हल दे दूंगा। आइए हम चलते हैं पेज 2 पे, ठीक है? पेज 2 में अब हम शुरुआत करेंगे कार्बन के बारे में। मैंने यहाँ आपको जो चीजें थी मैंने बताया। अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? सबसे पहले कार्बनिक एलिमेंट तत्व है ना? जो कि जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 होता है। और इसका विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका होता है 2 और 4, यानी K कक्ष में 2 और L कक्ष में 4, ठीक है? और ये जो आपका कार्बन है, ये आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के 14 नंबर ग्रुप में है, और 2nd नंबर पीरियड में आपका ये कार्बन स्थित है। और कोसेल, अगर हम बात करें कोसेल नामक केमिस्ट यानी रसायन वैज्ञानिक यानी रासायनिज्ञ, जिनके अष्टक सिद्धांत के अनुसार हम अगर इस कार्बन के परमाणु संख्या को इसमें अगर हम वितरित करते हैं, इसमें अगर हम बांटते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्बन में कितने प्रोटॉनों की संख्या है? 6। क्योंकि किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु संख्या कहलाती है। तो कार्बन के नाभिक में यानी किसके सेंटर में 6 प्रोटॉन है, यानी कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो K कक्ष में 2 आता है और L कक्ष में 4 आता है, ठीक है? और कोसेल के अष्टक सिद्धांत के अनुसार, कोसेल के अष्टक सिद्धांत कहता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में कम से कम यानी मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वह जो है वो स्टेबल कहलाता है। यानी कि वो अगर उसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वह ना किसी को देना चाहेगा और ना ही किसी से लेना चाहेगा, ना ही वो किसी के इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा और ना ही लूज करना चाहेगा। ये कोसेल का अष्टक सिद्धांत है। तो हमने देखा कि कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है ना? और K कक्ष में 2, L कक्ष में 4। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब कर्जा लेगा 4, है ना? देगा मतलब कर्जा देगा। तो देने वाले पे हमेशा प्लस चार्ज, यानी देने वाले पे जो डोनर होता है, डोनर पे प्लस चार्ज और रिसीवर पे माइनस चार्ज, यानी देने वाले पे प्लस चार्ज होता है और लेने वाले पे माइनस चार्ज। तो जब ये लेगा तो माइनस होगा और जब देगा तो प्लस। जब भी लेगा तो 4 लेगा और देगा तो 4 देगा। उससे कम ना ले सकता और ना ही दे सकता, क्योंकि लेने से इसका अष्टक पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी उसका अष्टक पूरा होता है। और अगर बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसका अष्टक पूरा नहीं होता। तो हम देखते हैं कि इस तरह से अन्य ऊर्जा स्तर में, K ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन है और L ऊर्जा स्तर में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो 4 लेगा या तो 4
दे देगा। और अगर ना लेगा ना देगा, ये अगर शेयरिंग करेगा, अगर शेयरिंग करेगा तो वहां आपका कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। कोवैलेंट बॉन्ड किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में जो सबसे अच्छा इसका साथी होता है वो होता है हाइड्रोजन। इसका सबसे अच्छा साथी हाइड्रोजन होता है। और जब इसको हाइड्रोजन नहीं मिल पाता है तब ये अन्य अलग अलग रूपों में आता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा किए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन। इसके बारे में हम पेज 3 में चर्चा करेंगे, जो कि अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ बताते हैं। तो छोटी सी जानकारी है कि अगर हम ये जाने या तो फिर अगर ये सोचें कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है वो पता है आपको कौन सा होता है? ब्रह्मांड, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे अधिक गैस पाया जाता है वो होता है, पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। अब सोचिए, जिस तत्व का सबसे अच्छा साथी वो गैस हो जिसकी मात्रा इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक है, वो तत्व आखिर कमजोर कैसे हो सकता है? वो तत्व कभी कमजोर नहीं हो सकता है। तभी तो हम कहते हैं इसकी एक अलग ही दुनिया है, ये खुद एक अलग ब्रह्मांड का निर्माण करती है ना। और हाँ, उसके बाद अगर पृथ्वी पर बात आए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जो गैस है, अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, जो कि करीबन 78.8% है। तो बात समझ में आई? अगर ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो सबसे अधिक हाइड्रोजन, अगर पृथ्वी में पूछा जाएगा तो सबसे अधिक नाइट्रोजन। और ये सवाल जो है ना, ये पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको यहां नोट कर रखा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि अगर कार्बन को हाइड्रोजन नहीं मिले, क्योंकि इसका सबसे अच्छा साथी तो हाइड्रोजन ही, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के साथ ही रहना पसंद करेगा और चाहता भी है, हाइड्रोजन भी इसके साथ आना चाहता है। लेकिन अगर इसको नहीं मिल पाए तो ये आपस में जो है ना वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि कार्बन जो है ना वो कार्बन के साथ ही यौगिक बनाना शुरू कर देता है, और जिसके कारण से ही डायमंड, ग्रेफाइट, बंकमिस्टर फ्लोरीन आदि का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यहां कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एक इससे लिया तो ये इसको दिया, फिर इससे लिया तो एक दिया, इससे फिर लिया, इससे दिया, इससे लिया। तो कार्बन जो है वो सभी से एक एक ले करके, देखिए ये अपने 4 और 4 ले करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। 4 इसके अपने हैं, ये कार्बन के हैं, और ये जो डॉट डॉट है ये हाइड्रोजन के हैं। 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक ही परमाणु संख्या होता है और वो भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक लेने की कोशिश करता है। तो ये कार्बन से ले लिया तो इसका अष्टक पूरा गए थे, और फिर ये भी हाइड्रोजन इससे ले लिया तो इसका अष्टक पूरा हुआ, और ये भी ले लिया इसका अष्टक पूरा, ये भी ले लिया इसका अष्टक पूरा। तो कार्बन क्या करता है, हमने कहा था कि ये अधिकांश तौर पर ये कोशिश करता है कि शेयर करे, किसी को ना दे ना किसी को ले। तो ये क्या किया है कि जब ये सब, ये हाइड्रोजन इससे लिया, इससे लिया, इसे चारों हाइड्रोजन इससे लिया, तो ये क्या कहता है, बेटा तुम हमसे लिए हो तो मैं तुमसे क्यों ना लूं, चल एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। अब ये दिया, सबसे क्या करता है कि लो, बड़ी मजा आ रहा था ना अभी, ला हमको भी। अब सबसे ये खींच खींच करके अरे के ले करके कार्बन भी अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस आदि के साथ मिल करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। किसका? कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण, यूएनडी, कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। और उसके बाद हम अगले पेज में इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि के साथ मिल करके कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। तो चलिए अब हम उस कार्बनिक कंपाउंड की ओर बढ़े, उसके पहले हम एक जानकारी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो कार्बनिक कंपाउंड है, जो सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड जिसका निर्माण लेबोरेटरी में किया गया था और जिसका निर्माण किए हैं व्हेलर। क्या?
वेहेलर, ठीक है, वेहेलर, वेहेलर किए हैं किसकी मदद से? तो अमोनियम, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट की मदद से किए हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4CN। कौन किए हैं? वेहेलर, किसकी मदद से? NH4CN यानी अमोनियम साइनेट की मदद से लेबोरेटरी में किए। किसमें? लेबोरेटरी में। और वो हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, जानना चाहते हो? जी बिल्कुल, मैं बताता हूं। वो हाइड्रोकार्बन है यूरिया। क्या है? यूरिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4N2O। यानी कि सबसे पहला लेबोरेटरी में बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो है आपका यूरिया, जो बनाया है कौन? वेहेलर। जिसका निर्माण किसने किया? वेहेलर। किसकी मदद से? तो अमोनियम साइनेट यानी NH4CN की मदद से। उसके बाद जो दूसरा कार्बनिक यौगिक बना वो है आपका एसिटिक एसिड। वो जो है वो तत्वों को संश्लेषित करने से बना हुआ है। दूसरा क्या है? एसिटिक एसिड, जो तत्वों को संश्लेषित करके बना हुआ पहला कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इस छोटे से पार्ट में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। अब जो भी इसमें कमी रह गई या तो जो भी अगर आपको किसी भी तरह का इंक्वायरी या किसी तरह का पूछताछ है तो आप कमेंट बॉक्स में इस कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत भेज दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।